तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अध्याय 5 और ब्लूप्रिंट के आधार पर इस पाठ से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इसमें 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सही विकल्प है। सही विकल्प में पहला विकल्प यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन अष्टक नियम। मॉर्निंग। अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? तो अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैल्शियम तक उपयोगी होता है। कहां तक उपयोगी सिद्ध होता है? केवल कैल्शियम। हल्की धातु तक ये उपयोगी होता है, बाहरी धातुओं के ये लागू नहीं होता है। ठीक ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर मिलेगा आपको, मैडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम क्या है? तो कौन से क्रम में व्यवस्थित किया है मैडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी में? तो ये तो नहीं है बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं किया, घटते हुए परमाणु क्रमांक के मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं किया है। अब किया है तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया है। देखिए, तो घटता हुआ परमाणु द्रव्यमान ये भी नहीं है, ये है कि बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान है, इसके आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया है आवर्त सारणी में। ठीक ना, तत्वों को। तो ये दूसरा नंबर का आंसर इसका कैसा है? सही है, आप इसे लगाएंगे, यहां से आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य होना चाहिए। तो ये देखेंगे यहां पर, इसमें देखेंगे आप 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं। आपको पहले बता दिया है कि क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 18 नहीं है, तो ये तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए गलत है। ठीक ना, इसमें 7 ऊर्ध्वर स्तंभ है, भैया 7 ऊर्ध्वर स्तंभ नहीं है, ऊर्ध्वर स्तंभ की संख्या 18 है, तो ये भी गलत है। इसमें 18 ऊर्ध्वर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं, तो ये भी 18 ऊर्ध्वर स्तंभ हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या चल रही है, 18 हैं, लेकिन ये समूह कहलाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये 7 ऊर्ध्वर थे, लेकिन ये 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, मतलब खड़े में संख्या 18 है। तो ये आंसर इसका सही रहेगा, जो समूह कहलाते हैं। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां जो समूह कहलाते हैं, ये तो गलत है, समूह नहीं कहलाएंगे, ये क्षैतिज इन्हें हम कहते हैं, क्या कहेंगे इन्हें बताइए? आवर्त। हाँ, 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, उन्हें कहते हैं हम आवर्त। इसमें लिखा है समूह, तो ये सेंटेंस भी गलत है, तो इसका स नंबर का आंसर सही है। तो यहां से आप इसे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। कैसे रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? अभी हमने जस्ट क्वेश्चन देखा था, मैडलीफ की आवर्त सारणी में रखा गया है बढ़ता परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और अब बात चल रही है आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे रखा गया है। भैया इसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तो रखा नहीं गया, इन्हें द्रव्यमान वाले कट कर दो। ठीक ना, 2 क्वेश्चन ये कम हो जाएंगे। अब रखा गया है घटते के आधार पर भी नहीं रखा गया, अब बढ़ते के आधार पर रखा गया है। तो पहला आंसर सही है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। ठीक ना, इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य कौन सा है? चलिए बोलिए। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, मतलब स वाला आंसर आपके लिए सही है। देखिए किस प्रकार से हम बताएंगे, क्योंकि इसमें लगा असत्य कौन सा है। अब तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो ये तो सत्य है भैया, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये भी सही है। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। ठीक ना, और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। तो असत्य की पूछ रहा है, तो असत्य परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यही तो गलत है। और गलत वाला ही तो सही है, क्योंकि असत्य वाला पूछा उसने। तो स नंबर का आंसर आपका ये गलत वाला है, ये ही असत्य है। बाकी सब तो सत्य है, क्योंकि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते।
बाएं से दाएं जाने पर बड़ी कठिनाई से त्यागती है। ठीक, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में अब यहाँ लिखा गया है भैया, बाएं से नहीं लिखा, अब लिखा है तो यहाँ लिखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता। अब हमें आवर्त सारणी में इस सिरे तक नहीं जाना, ऐसा नहीं जाना, बाएं से दाएं नहीं जाना, अब जाना है दाएं से बाएं। तो अब बताइए अब क्या हुआ? सर बढ़ती। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती नहीं बहन जी, घटती है। यहाँ पर यदि वो आपसे पूछ लेता, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ पा रही आपको? सर आपकी साफ वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आप, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। और किसी को कोई ऐसा इश्यू है क्या? यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले तो आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने की बात चल रही है, ना कि बाएं से दाएं। यदि बाएं से दाएं जाते ये होता बाया, ठीक ना, और ये है दाया। बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो हम बोलते बढ़ती है, ठीक, और दाएं से बाएं जा रहे हैं तो हम बोलेंगे घटती है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो हम यह देखेंगे आगे, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह कैसी हैं? अक्रियाशील होती हैं। कैसी हैं? अक्रियाशील। तो आपको यहाँ पे अक्रियाशील लिख देंगे, या निष्क्रिय भी आप लिख सकते हैं। यदि अक्रियाशील आपको शब्द बड़ा लगता है तो आप यहाँ पर इसे निष्क्रिय शब्द का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान समूह होते हैं। तो समूह होते हैं भैया 18 समूह होते हैं इसमें, बिल्कुल सही है, आप बोलने वाले थे। 18 समूह होते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है? चलिए 2n², बिल्कुल सही है, 2n²। ये सूत्र है जो नील्स बोर ने दिया था। इसके आधार पर ही हम ज्ञात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में हो सकते हैं, 2n²। इसे आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक ना। स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे n को तो भी चलेगा, ठीक ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या, ये तो विद्युत ऋणात्मकता है, लेकिन परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? घटती है। बिल्कुल सही, घटती है। तो परमाणु त्रिज्या होगी वो कैसी होगी? घटती है। और उल्टा पूछ लेता, यहाँ पर आपने तो याद कर रखा है कि बाएं से दाएं जाने पर, आपने ऐसे ही याद कर रखा, और प्रश्न में आ गया धोखे से दाएं से बाएं लिखा आ गया, तो आप तो घटती ही लिख के जाओगे कि हमने तो याद किया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि दाएं से बाएं आ जाए तो आपको लिखना है बढ़ती है, ठीक ना, और बाएं से दाएं आता है तो घटती है। चलिए आगे चलते हैं। यह देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,2 है? तो आप इसे सबसे पहले लिख लीजिए, आप लिख लीजिए और इसका टोटल कर लीजिए, कितना हो गया? 10 2 12, तो 12 नंबर हो गया। और 12 नंबर का तत्व ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन है। तो मैग्नीशियम है 12 नंबर पर, Mg, ठीक ना। तो आपको इसका नाम लिख देना है। तो किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है आपको लिखना है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, ठीक। इस प्रकार से पूरा आंसर लिखना है आपको, केवल मैग्नीशियम अकेला ही लिख के इतनी श्री नहीं करना है, ठीक है। आपको लिखने का तरीका जो है वो पूरा लिखना है। यहाँ लिखना है मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इस प्रकार से। किस तत्व में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। पहले कोष में n बराबर का मान 1 रखेंगे हम, तब हमें पता चलेगा। n बराबर का मान यदि 1 रखते हैं इस सूत्र में तो हमें पता चल जाएगा 2, या 1 रख दिया और स्कोर कर दिया। स्कोर करने पर हमें पता चला इसका आंसर कितना आया, n यहाँ पर संख्या कितनी आई इलेक्ट्रॉन की निकलकर 2 आई।
तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब कि पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कितने होंगे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? कार्बन में। कार्बन में। तो आपको कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं क्या? आपने आंसर दिया है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए, डंडे नहीं पड़ रहे हैं इसमें। यहाँ पर समीक्षा चल रही है, समाधान है एक प्रकार से ऑनलाइन ही। बोलिए। संजय प्रजापति। संजय प्रजापति। आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 बेटा। आपको एक बार रिवाइज करना है। भूल गए तत्वों के नाम हम आपको 9th क्लास से याद कराते आ रहे हैं, और मैंने याद करने के तरीके भी डाले हैं किस प्रकार से याद करना है। तो किस तत्व में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो ये नहीं पूछ रहा कि दूसरे कोष में दुगने होते हैं, वो तो ये पूछ रहा पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। किस तत्व में, तो किस तत्व में पहले कोष से पहले कोष में कितने? 2 दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? किस तत्व में दुगने होते हैं? तो ये 4 किसमें होंगे? तो 4 बताओ। बेरिलियम, Be। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। आपने कहीं पढ़ा है क्या ऐसे? कार्बन नहीं सर, वो तो मैंने सर इसलिए दे दिया सर, पहले में 2 और दूसरे में 4 होंगे तो 6 होंगे सर। कार्बन का परमाणु नहीं, क्रमांक 6 होंगे तब ये पूछ लेता। वो इस प्रकार से पूछता किस तत्व के दूसरे कोष में पहले के दुगने होते हैं। पहले कोष के दुगने होते हैं, दूसरे कोष में पहले कोष के दुगने होते हैं, तब हमारा क्वेश्चन का आंसर आपके अनुसार सही हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा? बेरिलियम 4 लिखोगे आप, इसका नाम लिख दोगे बेरिलियम। यहां पर लिखेंगे आप बेरिलियम पूरा नाम, और परमाणु क्रमांक लिख देंगे 4। तत्व के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? सब जानते होंगे, न्यूलैंड ने। ठीक ना, बहुत अच्छी बात है। तत्व के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? ये भी सब जानते होंगे, डोबेराइनर। ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इसके बारे में है कोई जानकारी? तत्वों की गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। बिल्कुल सही है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक ना, ये इसका सही आंसर है। ठीक ना। और यदि आधुनिक आवर्त नियम की जगह जहां मैडलीप का आवर्त नियम आ जाता तो क्या हो जाता? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या की जगह परमाणु द्रव्यमान लिखा हो जाता वहां पर, यदि मैडलीप का आता तो। ठीक है ना। तो यहां से इसका आंसर मिल जाएगा। लिखना पड़ेगी क्या? क्वेश्चन में आपके सामने नजर आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न, अर्थात 2 अंक के इसमें से प्रश्न आना है। तो 2 अंक के जो प्रश्न आना है उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मैडलीप आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर है? चलिए हम ये समझ लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा आंसर है इसका। आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को रखा गया है, तो यहाँ आपको इतना ही लिखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी, और फिर लिखेंगे मैं, यहाँ लिखेंगे तत्वों को। लिखने का तरीका, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी यूज कर सकते हैं आप क्रमांक के स्थान पर, के आधार पर रखा गया है। के आधार। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। दूसरी लाइन खींचेंगे और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक तरफ लिखा है मैडलीप की आवर्त सारणी। तो मैडलीप की आवर्त सारणी के विषय में आप यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे इतना, मैडलीप की आवर्त सारणी में लिखेंगे, फिर लिखेंगे तत्वों को बढ़ते हुए
परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। परमाणु द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान नहीं लिखना चाहें तो आप भार भी लिख सकते हैं, भार लिख सकते हैं। द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है, ये इनका मुख्य अंतर है। सर मेंडलीव कहा जाए तो द्रव्यमान और आधुनिक कहा जाए तो परमाणु। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही संजय भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको परमाणु क्रमांक कब लगाना है, जब आधुनिक आ गया तो परमाणु क्रमांक, और मेंडलीव आ गया तो परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, डोबेराइनर त्रिक की दो सीमाएं दी, डोबेराइनर वर्गीकरण की सीमाएं लिखिए। तो डोबेराइनर की वर्गीकरण सीमाएं हम यह देखेंगे। डोबेराइनर की वर्गीकरण सीमाएं क्या है, इसने केवल त्रिक बनाए थे, उस समय इसके 56 तत्व ज्ञात थे, ठीक ना, तत्वों की कमी थी, और जो त्रिक थे सभी तत्वों के नहीं बनाए सकते, ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से इसकी सीमाएं यहाँ पर मिलेंगी आपको। देखिए पहले नंबर पर सीमा मिलेगी, उसमें ज्ञात सभी तत्व का वर्गीकरण डोबेराइनर के त्रिक के आधार पर नहीं हो सका है, ठीक ना। किसमें, आवर्त सारणी में ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका, ठीक। इसमें तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया था इसे। तीसरे नंबर पर पॉइंट है, डोबेराइनर केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके थे, इसीलिए डोबेराइनर त्रिक को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। कितने त्रिक को पहचान सके थे, केवल 3 त्रिक को पहचान सके थे, 3 तत्वों के। इन्होंने 3 त्रिक खोज निकाले थे। बस इसमें से आपको 2 पॉइंट लिखना है कोई, क्योंकि 2 सीमाएं आएंगी, 2 अंक का क्वेश्चन है, कोई 2 लाइन आपको इसमें से लिखना है, ठीक ना, 2 लिमिटेशन लिखना है, ठीक है, आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं दीजिए। इसमें भी आपको सीमाएं मिलेंगी, 2 सीमाएं यहां पर मिल सकती हैं आपको। देखिए तो 3 सीमाएं यहां पर लिखी गई हैं, 3 सीमाओं में से 2 सीमाओं का वर्णन आपको करना है। यह नियम केवल कैल्शियम धातु या हल्के तत्वों तक लागू होता है, इसीलिए ये कैल्शियम धातु हमने आंसर दिया है ना, वो कौन सा दिया अभी आपको पता चलेगी। विकल्प में हमने एक, आपको पता होगा, विकल्प में हमने एक आंसर दिया, यह नियम कहाँ लागू होता है। ये देखिए, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी है, तो कैल्शियम तक, इसीलिए हमने कैल्शियम नाम दिया है। यहाँ पर किसके लिए लागू है, कैल्शियम। तो यहाँ पर इसीलिए हमने कैल्शियम नाम दिया है। किस तत्व तक उपयोगी है, तो केवल कैल्शियम तक उपयोगी, कैल्शियम तक लागू होता है। तो नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। नए तत्वों के गुण का मतलब है, अर्थात जो हम कहेंगे निष्क्रिय गैसें या अक्रियाशील गैसें हैं, जो 18वें समूह की गैसें हैं, उन्हें कहा गया है नए तत्व। इस सारणी से मेल नहीं खाते, अक्रियाशील, अर्थात इनकी जो अष्टक सारणी है, सारे गामा पादानी सा, नए तत्व की खोज के बाद फिर वह सारणी भंग हो जाती है। क्रियाशील मतलब सही तरीके से वर्क नहीं करती, अक्रियाशील तत्व की खोज के बाद। सारणी में तत्वों को समन्वित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व के गुणों को भी कोई समानता नहीं दी। अर्थात 2 ऐसे तत्व जो अलग अलग गुण रखते हैं, उन्हें भी उन्होंने एक ही स्थान पर रख दिया था, जबकि इन्हें कैसे रखने चाहिए थी, अलग अलग रखना चाहिए था, जो इन्होंने गलती की है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, असमान तत्वों में के गुणों जिनमें कोई समानता नहीं थी, उसे एक ही स्थान पर रख दिया। दूसरा पॉइंट आप यहां से ही बना सकते हैं, पहला पॉइंट आप ये लिख दें, दूसरा ये बना दें, एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसमें से कोई 2 पॉइंट आप चूज कर लें, क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा इसमें से, तो आपको उसमें से ही 2 लाइन लिखना है। आगे चलेंगे हम। हाँ बोलिए। सर ऐसा भी हो सकता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अरे आपको तो जहां आ जाए न्यूलैंड लिखा मिल गया, ठीक ना, क्या लिखा मिल गया, न्यूलैंड लिखा हुआ मिल गया है, और न्यूलैंड के साथ में अगर सीमाएं लिखी है, न्यूलैंड नहीं मिला और वहां लिखा अष्टक नियम की सीमाएं लिखी, तो भी यही है। सिद्धांत लिखा है तो भी ये, न्यूलैंड मिल जाए या अष्टक मिल जाए या सिद्धांत मिल जाए, कोई मिल जाए इसके साथ में,
मतलब दो नाम में से एक नाम आपको मिलेगा लिमिटेशन के साथ में, तो आंसर यही रहेगा। आगे चलते हैं। उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है? उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है, आपने याद किया होगा क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए। सर यह गैस बहुत अक्रियाशील होती हैं, इनकी हाँ। खोज बाद में हुई। हाँ बहुत अच्छी बात है, यही आंसर है इसका कि ये गैसें कैसी होती हैं, अक्रियाशील होती हैं, इनकी खोज बहुत बाद में हुई है और वायुमंडल में रेयर मात्रा में पाई जाती है। और इन गैसों का एक नया समूह बनाकर, ठीक ना, बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए अलग रखा गया है। एक नए समूह में अलग से रख दिया। इस समूह को नाम दिया गया 18वां समूह। तो ये उत्कृष्ट गैसें 18वें समूह में रखी गई हैं, ठीक ना। अगर क्वेश्चन उत्कृष्ट गैसों के नाम से ना आता और क्वेश्चन आ जाता अक्रियाशील गैसों को पृथक समूह में रखा गया है, और जबकि तुम याद करके गए हो उत्कृष्ट गैसों वाला, फिर तुम कर देते इसे। उत्कृष्ट गैसों की जगह यहां आ जाता निष्क्रिय गैसें। कैसा क्वेश्चन आता? निष्क्रिय गैस वाला। निष्क्रिय गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया, जबकि आपने याद किया उत्कृष्ट गैसों का। तो अभी यही लिखना है भाई, ध्यान मत भूल जाना। निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रियशील गैस, ये एक ही है। ये देखिए आप, इसमें लिखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मैंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया है। ये आपके लिए एक बड़े क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया है। इसमें से आप जो भी लाइन अच्छी लगती हैं वो लाइन आप याद करेंगे, क्योंकि 2 अंक का एक क्वेश्चन आता है इस पार्ट में से, तो आपको केवल 2 लाइन याद करना, जो भी आपके सुटेबल हो, मतलब आप आसानी से याद रख सकते हो। देखिए पहला तो क्वेश्चन आपके अनुसार आप लिख लेंगे कि निष्क्रिय गैसों को 17वें समूह और पहले समूह के बीच में रखा गया है। ये आपके लिए बहुत ही सरल लाइन है याद करने के लिए। असमान गुण वाले तत्वों को एक दूसरे से अलग अलग उचित स्थान पर रखा गया है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन को समूह 1 में प्रथम स्थान पर रखा गया है। या फिर ये लिख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। ये सारे के सारे आपके लिए सरल पॉइंट हैं, कोई जटिल पॉइंट नहीं है। एक ही तत्व के समस्थानिक आपस में गुणों में समान होते हैं, इसीलिए उन्हें एक स्थान पर रखा गया है। तो ये 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु में से आपको 2 बिंदु राइट करना है और दोनों बिंदु लर्न करना है, राइट करना है, काम हो जाएगा।